एक मेरी बेटी हुई तो साल में 2-2 ऑपरेशन के बाद भी मैंने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया। बहुत ऐसी स्थिति में मैं बीएड की हूँ सर। मैं अपने सहायक शिक्षक हैं जो कि अपने नौकरी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं सरकार से यही गुहार लगाती हूँ कि कैसे भी करके हमारी नौकरी सुरक्षित करें। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं हैं? क्यों वो हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। आज मैं रायपुर के धरना स्थल तूता में हूँ, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं ये सारे लोग उपस्थित हुए हैं। ये सभी लोग बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं जो कि अपने नौकरी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम इनसे बातचीत किए थे जब इनका टर्मिनेशन ऑर्डर आने का था और इन्हें ये एहसास हो गया था कि अब इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तब हम इनसे बातचीत किए थे। और अब ये सभी लोग अंबिकापुर से रायपुर तक की पदयात्रा किए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी नौकरी बचाई जाए। और उसके बाद आज 7 दिनों से ये तूता में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी नौकरी कैसे भी करके बचा ली जाए और समायोजन किया जाए। इसलिए हम इनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या समस्या है और क्या ये सोच लेकर आए हैं, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले आप बताइए कि ये सारी चीज़ें आप लोग क्यों कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? सर, अभी हम लोग को नौकरी से निकालने के लिए हाईकोर्ट का जो आदेश आ गया है, इससे हमारी आजीविका पर बहुत ही ज़्यादा संकट पड़ने वाला है। हम सरकार से हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमें अपनी नौकरी सुरक्षित करना है। हाँ। कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? सर, हम यहाँ 19 तारीख से बैठे हैं। हम सरगुजा संभाग से 14 तारीख से पद यात्रा निकाले हुए हैं और यहाँ हम धरने में 19 तारीख से बैठे हुए हैं। पूरा अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक पदयात्रा करते हैं आप लोग? जी, हम पूरे 14 तारीख से वहाँ से रैली निकालते हुए हमें 19 तारीख को यहाँ रायपुर पहुँचे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे को आप लेकर आए हैं, तो ये बच्चे को भी साथ ही में लेकर आए थे क्या? जी सर, मैं घर नहीं गई हूँ। मैं बलरामपुर में मेरा पोस्टिंग है। मैं बलरामपुर से डायरेक्ट यहीं आई हूँ। मैं घर नहीं गई हूँ इसलिए कि घर में जाऊँगी तो क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे मेरे को, मेरे जॉब के बारे में क्या बोलेंगे। इस वजह से मैं घर नहीं जाना चाह रही हूँ। मैं सरकार से यही गुहार लगाती हूँ कि कैसे भी करके हमारी नौकरी सुरक्षित करें। कब से आप नौकरी कर रही हैं? सर, मुझे करीब 1.5 साल हो गया नौकरी करते हुए। और कब से ये धरना और ये सारे आंदोलन वगैरह कब से चालू हुए हैं, इसके पीछे का क्या कारण था? सर, हम लोग जब से जॉब में लगे हैं तब से ही ये धरना प्रदर्शन ये सब लगा ही हुआ है। हम लोग जब हमारी क्या बोलते हैं विज्ञापन आया तो विज्ञापन के थ्रू हमने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद जैसे ही हम लोग को काउंसलिंग होने वाला था, उसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो बीएड धारी हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। इस वजह से हम लोग को काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया था। तब से ही हम लोग का ये सब चल रहा है। अभी आप 1.5 साल से नौकरी कर रही हैं? जी सर। और कब पता चला आप लोग को कि ये सारी चीज़ें होने वाली है कि नौकरी से निकाला जा सकता है? सर, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसी के अकॉर्डिंग फिर डीएड के अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट में हम लोग को काउंसलिंग से बाहर कर दिए क्या थे। क्या समस्याएं हो रही है अभी जब से आप लोग को पता चला? सोचे थे कभी क्या कि ऐसा हो सकता है कभी? जी सर, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जब गवर्नमेंट जॉब में आएंगे और हमें ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सभी का सपना रहता है और कोई भी सभी गवर्नमेंट जॉब एक सपना लेकर ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। और भी यहाँ पर टीचर हैं जो बच्चे को लेकर आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ। कहाँ से आई हैं आप? सर, मैं जशपुर जिला में बगीचा ब्लॉक के एक छोटे से गांव भुरसाकोना, पीएस भुरसाकोना में पदस्थ हूँ। मेरा नाम गायत्री देवी मिंज है और पिछले 1 साल से मैं वहाँ पर कार्य कर रही हूँ सर। और अभी जैसे हमारे लिए ये फैसला बहुत ही दुखदाई और एक आघात भरा फैसला आया है सर, जिसमें हमको ये कहा गया है कि बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं, जो सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं, उनको नौकरी से निकाला जाए। अब इस स्थिति में इसके अलावा मेरा एक और बेटा भी है जो 5 साल का है, जिसको मैं घर में छोड़ कर आई हूँ। इसको मैं घर अपने से अलग तो कर नहीं सकती सर, इसलिए मैं जहाँ हूँ अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के आई हूँ। और 19 तारीख से यहाँ पर हम लोग धरने में बैठे हैं सर। लेकिन इतना दिन होने के बाद भी आज भी कोई हमसे हमारी ये सूद पूछने के लिए नहीं आ रहा है सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं हैं?
बताइए आप, हम छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं हैं क्या? हमने अपना मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ सरकार नहीं बनाया है क्या? हम कौन है सर, जिसके बारे में कोई सुध ही नहीं लेता? हम कहाँ जाए सर, बताइए। अगर आज हमारी ये नौकरी लगी है और लगी लगाई नौकरी हमारी निकल जाती है यहाँ से, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं क्या और मेरे जो परिवार वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? आज मेरी उम्र है 42 साल से ऊपर। आज अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगी? मेरे घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है। फिर भी मैं यहाँ आकर के अपने बच्चे को लेकर के यहाँ खड़ी हूँ सर, ताकि मेरी नौकरी किसी तरीके से बच जाए। हम रोज़ गुहार लगाते हैं, बोलते हैं कि जो है अगर एक पत्थर के सामने भी खड़ी होकर के आप गुहार लगाओ तो वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। हमारे सरकार के जो मुखिया हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है विष्णुदेव साय। अब बताइए, जो जगत पालनहार का नाम अपने साथ में लेकर के प्रतिष्ठावान है मुख्यमंत्री के पद पर, अगर वो हमारी जो है दुख दर्द को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा सर, बताइए। मैं किसके पास जाऊंगी? मैं तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को ही अपना सर्वस्व मानूंगी, सब कुछ मानूंगी। भले कोर्ट ने हमको जो भी कहा हो कि इनको निकाला जाए, इनको रखा जाए, लेकिन उसके अलावा भी मुख्यमंत्री सर के पास में और भी कई सारी पावर्स है, अथॉरिटीज़ हैं। वो चाहें तो हम जो 3000 सहायक शिक्षक हैं उनको बचा सकते हैं, लेकिन क्यों वो हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हम लोग बोझ हैं सर? अगर हम बोझ हैं तो हमको जो है हर चीज़ से अलग कर दिया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए, हर चीज़ से अलग कर कह दिया जाए कि बीएड धारी जो हैं वो किसी भी जगह में मान्य नहीं है, वो कहीं पर किसी चीज़ के योग्य नहीं है। जब हम शिक्षा देने के योग्य नहीं, तुम किस चीज़ के योग्य हैं सर? जब हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ाया, अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा दी, आज हमारे बच्चे हमारा मान सम्मान करते हैं। आप जाके पूछिए सर, हम जिस जगह में कार्य करते हैं वहाँ के पेरेंट्स हमारे बारे में क्या कहते हैं, वहाँ के बच्चे हमारे बारे में क्या कहते हैं। आज भी हमको फ़ोन आता है सर कि मैम अब कब आएंगी, अब क्यों नहीं आ रही हैं? उन बच्चों को क्या पता कि हमारे साथ क्या बीत रहा है। इस बीच आप लोगों ने सरकार से मिलने का या बात करने का प्रयास किया? हमने ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसको नहीं खटखटाया। हम हर जगह पर गए, हर मुख्यमंत्री के पास गए, हर किसी के पास जाकर के हमने अपनी गुहार लगाई, लेकिन कोई हमारी बात सुने तो सही, कोई आके पूछे तो सही आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, कोई आके बताए तो सही कि हम आपके लिए कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, हम आपके समाधान कर लिए हैं, हम आपको आपकी नौकरी से नहीं निकालेंगे। तो हमको कोई शौक नहीं पड़ा है सर कि यहाँ पर आकर के हम बैठे। आपको सर ये इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि जब हम यहाँ पर बैठते हैं, रात दिन हम यहाँ पे सोते हैं, कभी कीड़े मकोड़े हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अपने बच्चों को इतनी अनहाइजेनिक वातावरण में हम रात में रखते हैं। बताइए, क्या हम उनके नागरिक नहीं हैं? हमारे बारे में सूद लेने का उनको नहीं सोच आता है सर? मैं यही समझ नहीं पाती हूँ कि जब इसको लोकतंत्र कहा जाता है, लोगों का तंत्र, लोगों की सरकार, लोगों के लिए कहा जाता है, तो आज वो लोगों की सरकार कहाँ है सर? हम लोग नहीं है, भेड़ बकरी हैं क्या सर? हम एग्जाम दे करके चयनित हो करके तब हम यहाँ आए हैं, ऐसे ही हम उठ करके नहीं आ गए सर। तो अगर ये बोला जा रहा है कि बीएड वालों को नौकरी से निकालो, तो अब बताओ कि हम मेरिटधारी हो करके आज हम नौकरी से बाहर जाएंगे तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? हमको ये पूछा जाएगा कि आप जो है नौकरी में आए थे, कैसे आए थे? हम कितने लोगों को बता रहे हैं कि हम मेरिटधारी हैं, हम मेरिट में आने के बाद यहाँ पर आए हैं, तो हमारी तो मान सम्मान की हो गई, लग गया, धजिया उड़ गया हमारा, और मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म ही समझिए। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ, किस नौकरी में भरूँ कि मेरे को जो है उस जगह में जगह मिल जाए? और क्या गारंटी है कि अगर मैं भर भी लूँ तो मैंने इतने साल की मेहनत करके एक नौकरी पाया था, दूसरी नौकरी मेरे को मिल ही जाएगी? तो ये सारी समस्याएं लेकर के हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी आप लोग क्या मांग रख रहे हैं सरकार से? सरकार से हम बस इतना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हमको बचाएं, हमारी नौकरी सुरक्षित करें। हम 3000 लोग नहीं, हम पूरे 3000 परिवार हैं। उन 3000 परिवारों की से जो है उनको बेरोजगारी का जो नर्क है उसमें ना ढकेले, हमारी सेवा सुरक्षित करे और हमको एक सम्माननीय जीवन दे सर। बस इतना हम चाहते हैं सर। आप कहाँ से आई हैं? मैं नरहरपुर ब्लॉक तिरियार पानी में पोस्टेड हूँ सर। जी। और कब से आपको पता चला कि ऐसा हो सकता है कि आपकी नौकरी चली जाएगी? हम लोग को बहुत दिन से पता चला है सर, जब से हमारी काउंसलिंग हो रही थी उस टाइम से ये जो पूरा मामला है वो चल रहा है। और 14 तारीख से पहले जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम लोग को मालूम हुआ कि हम लोग को अब नौकरी से निकालने वाले हैं ऐसे करके।
छोटे छोटे बच्चों को आप लोग लेकर आए हैं यहाँ पे, कैसे 7वां दिन है आप लोग के यहाँ पर धरना प्रदर्शन का, कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहा है यहाँ पे सब कुछ? अब सर हम लोग यहाँ, मेरा तो यहाँ पे आज 8वां दिन है सर, और इतने ठंड में हम बच्चे को ठंडे पानी से नहला रहे हैं सर। हमको हमारे सरकार पे पूरा भरोसा है, हमने सरकार को चुना है सर। हम सरकार से बस यही गुहार करते हैं, सीएम सर से और वित्त मंत्री जी से, कि वो हमारे पास आए, मिले हमसे, बात करें हमसे सर, फेस टू फेस। हमको बहुत दिक्कत हो रही है, हम मानसिक रूप से प्रताड़ित है सर, मानसिक रूप से परेशान है और शारीरिक रूप से भी परेशान हो गए हैं। हम चाहते हैं कि वो हमको लिखित आश्वासन दे सर। हम कितने दिन तक यहाँ पे बैठे रहेंगे छोटे बच्चों को लेकर? ये सारी जो चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि असंवैधानिक तरीके से ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई थी, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सर, ये प्रक्रिया असंवैधानिक नहीं थी। जब हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रहा था, उसी के तहत ही सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी भर्ती की थी, तो ये असंवैधानिक कहीं नहीं था। और रही बात की इसकी गलती उसकी गलती, तो वो गलतियां आप निकालने जाएंगे तो वो बातें 2018 तक जाएंगी। 2018 में एनसीटी ने इतनी भयंकर भूल की और उनका गजट जो है 2 मिनट में कोर्ट में उड़ गया, और तब तक उसके बाद भी जब 2021 में डिसीजन आ गया हाई कोर्ट का, तो उसके बाद भी 2021 से 23 तक लगातार जो है सीटेट होता रहा। उस दौरान लोग बीएड होते रहे, वहाँ पे कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुना देता है तो एनसीटी एक फॉर्मेलिटी टाइप से एक लेटर भेज देती है। तो ऐसा थोड़ी चलेगा, ले चिटफंड कंपनी टाइप का काम थोड़ी चलता है सर, कि आपने जो है लाखों लाखों लोगों से बीएड करवा दिया, उनको अलाउ करवा दिया, उसके बाद बोलते नहीं नहीं अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। आप एक जिम्मेदार संस्था है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और इसमें राजनीति करने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 2 काउंसलिंग जो है कांग्रेस टाइम में हुई है, तो 2 काउंसलिंग भाजपा के टाइम में भी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर कि ये मेरिट में आए हुए थे, 2 जुलाई को मेरिट रैंक बन गई थी, और उसके बाद आप बोलेंगे कि एक न्यायालय ने एक फैसला खींच दिया है कि 11 अगस्त के पहले जिनकी अपॉइंटमेंट्स हुई है तो वो जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे, और 11 अगस्त के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो जो है वो नौकरी से बाहर जाएंगे। तो आप ये बताइए, बीएड योग्यताधारी ये भी है, बीएड योग्यताधारी जो बाहर हो रहे हैं वो भी है, और एक बंदा जो 2 जुलाई को सेलेक्ट हो गया है उसको कैसे पता चलेगा कि 11 अगस्त को मेरे खिलाफ कोई फैसला आ रहा है ऐसा? और 2 जुलाई से लेकर के जब भी हमारी अपॉइंटमेंट हुई, तो सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट बनने से लेकर के अपॉइंटमेंट देने तक का पूरा जो काम होता है वो सरकार का होता है। तो उसमें अभ्यर्थी की क्या गलती होती है? ये सारे अभ्यर्थी जो आपको दिख रहे हैं ये सारे रैंक होल्डर्स हैं, और इनमें से कहीं भी आप जो रिप्लेसमेंट होगा तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि एक हायर रैंक वाला जो है वो बाहर, वो जो है क्या बोलना चाहिए, बाहर हो रहा है और लोअर रैंक वाला उसके जगह अंदर आ रहा है। तो ये जो सारी विसंगतियां उत्पन्न हो रही है, ये किस लिए हो रही है सर? ये पॉलिसी मेकिंग की गलतियां हो रही हैं, और ये पॉलिसी मेकिंग की जो गलतियां हैं उसकी सजा जो है निर्दोषों को देना, अभ्यर्थियों को देना, ये क्या क्या इंसाफ रह गया इसमें? क्या इसमें जो है आपको ये बैठ करके गंभीरता से विचार करना होगा कि ये गलती इसमें कांग्रेस भाजपा करने की नहीं है। गलती इसमें ये है कि किन्हीं अधिकारियों ने गलत नियम बनाए, जिसकी वजह से ये छत्तीसगढ़ की बात होती तो अलग बात है, अभी बगल वाले राज्य मध्य प्रदेश में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है। तो ये तो अब भाई राज्य स्तर की बात से उठ करके पूरी दिल्ली स्तर की और पूरे केंद्र स्तर तक की बात हो चुकी है, और लाखों लाखों युवाओं को ऐसा छला जाएगा। और ये मेरिट में आने के बाद जो है वो अनुनय कर रहे हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि ये किसी को 5 रुपया दे के आए हैं या फ्रॉड करके आए हैं या इनके भर्ती परीक्षा में कहीं कोई घोटाला हुआ था, वो कहीं नहीं है। वो पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और क्लीन था। सिर्फ एक जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसकी वजह से सारा कुछ खेल बिगड़ जा रहा है। और तो और जो है सुनवाई के दौरान भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस धूलिया जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, उन्होंने भी एक वक्त ये पूछा था कि इनके लिए 6वीं से 8वीं में कुछ प्लान है क्या, वहाँ भी कोई जवाब नहीं। अभी जो रिसेंट में जज साहब हैं, उनके पहले जो पूर्ववर्ती जज साहब सुन रहे थे, माननीय जस्टिस नरेंद्र व्यास जी, उन्होंने भी मौखिक टिप्पणी की हुई है कि किसी को नौकरी से निकालना समस्या का समाधान नहीं है, सरकार इनके लिए बाई मीडिया निकाले। ये उनके कोर्ट हैं सर, जो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता और जानकार माने जाते हैं। तो जब ऐसे लोग सरकार को ये बोल रहे हैं तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है? अभी क्या तरीका निकाला जा सकता है? आप भी शिक्षक हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मांग लेकर आ रहे हैं और कैसे तरीके चाहते हैं जिससे कि सारी चीज़ें सुलझ जाए? सरकार को 4 से 5 बिंदु दिए गए हैं, अधिकारियों को भी दिए गए हैं, मुख्यमंत्री साहब तक भी जो है लेटर के थ्रू पहुंचाया गया है, और उसमें काफ़ी सारे हैं, समान ग्रेड के पोस्ट हैं, नए पोस्ट के क्रिएशंस हैं, है ना, उनमें तमाम बिंदु उनको सुझाए गए हैं। और उनके पास तो पूरी मशीनरी है सर। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ लाखों लोगों का संविलियन हुआ था सर। पहले सरकार बोलती थी संविलियन असंभव है, फिर वही सरकार तो बाद में जो है
1 लाख से ऊपर लोगों का संविलियन की, तो यहाँ तो 3,000 की संख्या है सर। सरकार चाहे तो कर सकती है। अभी क्या बातचीत हुई है सरकार से? आप लोग मिले होंगे, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? वार्ता और संवाद का ही तो थोड़ा अभाव हो गया है सर। क्या है कि मुख्यमंत्री साहब जो है हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, तो उनसे मिलने का काफ़ी प्रोटोकॉल रहता है। तो उनसे मिलना ऐसे, आप जैसे मैडम बता रही थी कि मिलना हो पाए, बात हो पाए, हम सुझाव दे पाए, ऐसा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत कम हो पा रहा है। और हम यही चाह रहे हैं कि इतने दिनों से हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि एटलीस्ट कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, कुछ वार्ता स्टार्ट हो, सरकार इनको जो है कुछ अश्योरेंस दे। देखिए सर, सब जो है इतने दूर दराज से आए हैं, कोई तोकापाल, कोंटापाल, लोका, और ये जो आपका अंदर एरिया सुकमा, और उधर आपका सुदूर जो नॉर्थ होता है आपका बलरामपुर के अंदर, उधर से सब जगह से लोग आकर के इतनी दूर से बैठे हुए हैं, पैदल चल रहे हैं 300 साढ़े 300 किलोमीटर, दिन रात जंगल सड़क सब करते हुए, माएँ अपने बच्चों को लेके। किसी का शौक नहीं होता है सर, ये आजीविका है, लोगों की रोजी रोटी है, लोगों का सर्वाइवल है, लोगों की शादियां लगी हैं, कोई सिंगल अर्नर है, कोई माँ बाप को पाल रहा है, और लोगों को लगता है यार तुम मजाक कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है सर। कोई लोग सीआरपीएफ की जॉब छोड़ के आए हैं, कोई कुछ सरकारी जॉब छोड़ के आए हैं, कोई आत्मानंद में थे तो 3 महीने की आत्मानंद में क्लॉज के हिसाब से पैसे जमा करके आए हैं। एक जॉब तो जा ही रही है, एक जॉब छोड़ के आए हैं, और उम्र हो रही है। तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं जिसके चलते लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सिर्फ मैं कहूँगा ये पॉलिसी मेकिंग की गलती है, कांग्रेस भाजपा वाली बात ही नहीं है। अभी कहीं कहीं कोई भर्ती रद्द हो जाती है, जैसे अभी राजनांदगांव में कोई आरक्षक भर्ती रद्द हो गई, तो उसके लिए हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री को थोड़ी दोषी ठहरा देंगे। वो तो पॉलिसी मेकिंग कहीं ना कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, ऑफिसर्स का कुछ हुआ होगा। तो इसी तरह से सरकार समझे कि ऑफिसर्स ने कहीं कुछ त्रुटि की है, जिसके वजह से आज ये हजारों लाखों, और एक राज्य की बात नहीं है जी, ये तो 6-6, 7-7 राज्य की बात चल रही है। तो इसमें कांग्रेस भाजपा का सवाल ही नहीं है, सीधे सीधे पॉलिसी मेकिंग की त्रुटि है, जिसको सुधार लिया जाए, और एटलीस्ट जो है, जो लग गए हैं, जो अपॉइंटेड हैं, उनकी नौकरी को बचाया जाए। और ऐसे लोग तो अपॉइंटेड नहीं है जो उन माइनस में नंबर ला के बैठे थे, सारे मेरिट रैंक वाले हैं सर। आपके पास पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे हम आपको। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? जी, मैं 14 तारीख से अंबिकापुर से पैदल चलते हुए आया हूँ। 18 तारीख को रायपुर पहुँचे थे हम लोग, इतने ठंड में। आपको पता ही होगा अंबिकापुर की ठंडी इतनी रहती है कि आदमी अगर 2 स्वेटर पहने वो काफ़ी नहीं होता। रात में ठंडी, शाम में ठंडी, दिन में दोपहर में धूप में चलते आए हैं। और सरकार एक तारीख की लकीर खींचकर कि केवल 11 अगस्त के बाद वाले बाहर हो जाएंगे, ये बोल रहे हैं। अच्छा, इससे मतलब क्या है कि 11 अगस्त के बाद वाले बाहर हो जाएंगे? हाँ। और जिनको 11 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी, हाँ। उनको नौकरी मिली रहेगी? नौकरी मिल जाएगी, और ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों? लेकिन अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसला के कारण ऐसा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये बोलता है कि केवल तारीख की लकीर है, समझिए इस बात को। उससे पहले 2023 तक सारे बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल थे। केवी में, नवोदय स्कूल में, केवल ये राज्य के स्तर की बात नहीं है, नेशनल लेवल की बात है, वहाँ पे भी सारे एलिजिबल थे। लेकिन जहाँ 11 अगस्त के बाद होता है, पता नहीं हम लोग क्या पाप कर दिए हैं, क्या किए। हम अंडर क्वालिफाइड नहीं है सर, हम ओवर क्वालिफाइड हैं। और आप नौकरी से निकाल रहे हो, मतलब केवल एक नौकरी से नहीं निकाल रहे हो सकता है किसी ने 10 साल लगाए हो उसकी तैयारी में। यहाँ पे 40 साल 42 साल के लोग भी हैं। मैं खुद बीएड एमएससी करने के बाद बीएड किया, बीएड करने के बाद टेट क्वालिफाइड हुआ, टेट क्वालिफाइड करने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद मेरिट में आया, उसके बाद ये नौकरी मिली है मेरे को। मजाक में नहीं मिला है। 2019 में भी मैं लेक्चरर बन चुका था, लेकिन केवल एक डेट 9 सितंबर को मेरा बीएड का 4th सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं आया था, इसलिए नहीं बन पाया। अभी दोबारा ऐसा हो रहा है, केवल एक तारीख की लकीर। गलती क्या है हमारी, कोई तो आके बता दे। और अभी भाजपा और कांग्रेस खेला जा रहा है। भाजपा के बहुत बड़े मंत्री जो पहले बोलते थे, जब कांग्रेस का सरकार था तो उनका ट्वीट आता था कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, अब वही उन्हीं के पास जब जाते हैं तो बोलते हैं कि ये संभव नहीं है। ये कैसा दोहरा व्यवहार है? क्या सर, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे मुखिया जी के द्वारा, उनके सहयोगी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की समय की गलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके द्वारा भी जो अपॉइंटमेंट दिया गया था उसके द्वारा मेरा लगा है। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़कर शायद सरकार की जो क्या बोलना चाहिए 3rd काउंसलिंग चालू है, उसके थ्रू मैंने ये जॉब किया। वो जॉब छोड़ के आ रहा हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, 70 साल 75 साल के मेरे पिताजी हो गए हैं, उनका मैं एक सहारा हूँ। अगर उस सहारा को छीन लेंगे तो क्या होगा, मेरा क्या होगा? जो हर एक जो 2900 परिवार है उनका क्या होगा? मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए अपना जो सुदूर रेलवे का जॉब था, दूर था, जो बहुत सिक्योर था, हर प्रकार से मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं रहना चाहता था, उनका संभालना चाहता था, उनका देखभाल करना चाहता था। इस वजह से मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योर जॉब छोड़ के मैं अपने यहाँ अपने विष्णुदेव सरकार के ऊपर भरोसा करके यहाँ मैंने शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की। अगर वो भी मैं ना कर पाऊँ तो मैं अब कैसा जवाबदेह रहूँगा अपने माता पिता के
लिए और बाकी सरकार के लिए कि सरकार इस चीज़ पर बहुत ज़रूर ध्यान दे सर। मैं ये चाहता हूँ सर। अभी कहाँ पे पदस्थ है आप? सर मैं सुदूर भरतपुर क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे सिंगल लेन के रोड की भी सुविधा नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क की भी सुविधा नहीं है। हमें अटेंडेंस भी जो डेली डालना पड़ता है उसके हमने 5 किलोमीटर दूर आके नेटवर्क पे आके अटेंडेंस डालना पड़ता है। ऐसे जगह हम पदस्थ हूँ सर, जहाँ एकदम मतलब आपको बस का भी नाम नहीं मिलेगा। आपको 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोड के ऊपर जाने के ऊपर बस मिलेगा, बाकी किसी प्रकार से नहीं। तो ऐसे सुदूर क्षेत्र में पदस्थ होने के बावजूद, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योर जॉब विष्णुदेव सरकार के ऊपर भरोसा करने के बावजूद के बाद मैंने ये ज्वाइन किया था। अगर वो भी मुझसे छीन लिया जाएगा तो मैं उसके लिए मैं किसे जिम्मेदार करूंगा? मेरे माँ बाप की जो मेरे से अभिलाषा है या उनका जो देखभाल करना है उसको मैं कैसे मैनेज करूंगा सर? बचपन से संविधान की जब से पढ़ाई शुरू की है 6वीं क्लास से, तब से बहुत सुना था कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत हमारा महान देश है। जब शिक्षक बने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे तो ना जाने हजारों लोग को ये बताया कि संविधान बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर भरोसा करेंगे। मन में यही आस्था थी और अभी भी है, बची हुई है। सरकार उसको ख़त्म ना करे और हम अपने मतदान का उपयोग करके उनको चुना है ताकि हमारे साथ न्याय हो, हमारे साथ कभी गलत ना होने दे। ये जो नौकरी मिली है 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई से नहीं मिली सर, इसके लिए हमने कई साल गुजारे हैं। बाप सहारा थे पहले, अब हम जब नौकरी शुरू कर दी, उनका उम्र हो चुका है, उनको घर पे बैठा दिया गया है। अब फिर से उनको काम पे भेजूं, मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं, नौकरी कब आएगी उसकी तैयारी करूं और क्या गारंटी है कि उसमें मेरी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? जी, मेरा शालिनी राठौर है सर। मैं सहायक शिक्षक हूँ सर। बिलासपुर पेंडा रोड साइड है मेरा घर, लेकिन अभी मैं सरगुजा संभाग में जो बलरामपुर जिला है उसके वाड्रफ नगर ब्लॉक में पदस्थ हूँ। वहाँ मेरा स्कूल यूपी बॉर्डर के पास पड़ता है सर, 23-24 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाती हूँ मैं, क्योंकि रहने का थोड़ा ठीक ठाक जगह वाड्रफ नगर ही है, इसीलिए मैं वहाँ रहती हूँ सर। मेरा कंडीशन ऐसा है सर कि मैं अकेली हूँ सर। मेरी बेटी है 10 साल की, और ऐसा था कि जब मेरी शादी हुई तभी से थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का फाइनेंशियल जो कंडीशन होता है, आर्थिक स्थिति जो होती है फाइनेंशियली, वो थोड़ा सा कमज़ोर था। तो मैं सोची कि मैं बीएड कर लेती हूँ। शादी के बाद ऐसा ही हो गया सर, पता नहीं किस्मत कहना चाहिए कि शादी के बाद जब देखी अपने हस्बैंड का स्थिति तो मैं सोची बीएड कर लेती हूँ। उसी टाइप एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गया, तो मेरे बच्चेदानी का एक नस ख़त्म हो गया। डॉक्टर भी बोले कि तुमको शायद तक बच्चा ना हो, ऐसे करके। तो मैं जैसे ही मैं कोरबा में ही थी सर, कोरबा में डाली मेरा कोरबा के ही बेस्ट कॉलेज केन कॉलेज में हो गया मेरा सिलेक्शन। तो डॉक्टर बोली या तुम बच्चा लो या बीएड करो, क्योंकि केन कॉलेज ऐसा है सर, वहाँ डेली जाना पड़ता है, 10 से 4 आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर को झूठ बोल दी कि नहीं करती, मैं नॉन अटेंडिंग में करती हूँ, लेकिन पैसा ही इतना नहीं था सर हम लोग के पास देने के लिए। मैं रोज़ जाती थी। बहुत ऐसे स्थिति में मैं बीएड की हूँ ना सर, 10 ऐसे सोच के कि चलो आगे अच्छा हो। लेकिन उस समय तो मैं 2014 में बीएड कर ली सर। उसके बाद 2-4 साल बाद मेरे पति का डेथ हो गया, और मैं अपने जब कोरोना हुआ सर, मेरे उसी टाइम मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ। मैं कहाँ ले जाती अपने बेटे को लेके अपने माँ बाप के यहाँ आगे? कोई ससुराल तरफ से सपोर्ट नहीं है सर। माँ बाप के पास लेके आई, माँ बाप बोले मेरे को कि रह, तेरे को भी हम अपने पास रखेंगे, बेटी को भी पढ़ा लिखा देंगे, इतना तो करेंगे तेरे लिए। लेकिन मैं बोली मैं इतना संघर्ष करके मैं बीएड की हूँ। मेरा 24-25 दिन नहीं हुआ था, मेरा मार्च में मेरी बेटी हुई, मेरा पेपर 23-24 दिन बाद था सर। ऑपरेशन हुआ तो 2 ऑपरेशन तुरंत, एक टॉपिक प्रेगनेंसी वाला, एक मेरी बेटी हुई। तो साल में 2 ऑपरेशन के बाद भी मैंने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया कि चलो आगे चल के कुछ तो अच्छा हो हम लोग के साथ। आर्ट्स वाली हूँ सर, उम्मीद भी नहीं था कि अभी भर्ती आएगी उसमें आर्ट्स वालों को लेंगे। ये कहीं ना कहीं भगवान का एक मैं सोची कि चलो कुछ तो भगवान मेरे लिए अच्छा सोचा है कि अब इतना साल बाद 2012-13 के बाद आर्ट्स वालों को मौका मिला है कि आज हम वर्ग 3 में अपना फाइट कर सके। टेट भी उसी समय निकाल ली थी। आज बेटी का मुंह देखते देखते मैं अपने घर में माँ बाप के पास गांव में नहीं रही। मैं बोली इतना पढ़ी लिखी हूँ मैं नहीं रहूँगी आप लोग के साथ, मैं कुछ ना कुछ करूँगी करके बिलासपुर अपनी बेटी के साथ आ गई। वहीं किराए के मकान में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी सर, बेटी को भी साथ ले जाती थी। तभी तैयारी करते करते आज मेरा
इसमें सिलेक्शन हुआ, हम लोग के शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हुआ। जिस दिन आया कि मेरा यूपी बॉर्डर, जहाँ कभी सुनी भी नहीं थी, इतना सर्च मारी फिर भी वो जगह मेरे को ऐसे जहाँ चाहती भी नहीं थी मैं, जो जगह 1000 रैंक था सर, मेरा 1068 रैंक आया, मेरा बहुत अच्छा रैंक आया। उसमें भी कुछ सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से हम लोग जो जगह 500-600 ऑप्शन डाले थे वो भी नहीं मिला। मैं बोली चलो ठीक है। आज वहाँ का स्थिति जहाँ वाड्रफ नगर से मैं जाती थी 23-24 किलोमीटर दूर, वहाँ पिछड़ी जनजाति ऐसे देखने में ऐसे लगता था कि भगवान मेरे को इन्हीं लोग के लिए भेजा था। लगता था कि मैं माँ हूँ, शायद तक इन लोग का दर्द समझ पाती हूँ। बहुत तकलीफ होता था उन लोग को सर देख के। बेटी को अब नया जगह में गई थी, छोड़ नहीं सकती थी किसी के पास, बेटी को पूरा अपने साथ 24 किलोमीटर सर, इतना ठंडी सरगुजा का ठंडी में अचार सहिता 2-2 बार, जैसे ही हम लोग ज्वाइन किए सर 2-2 बार अचार सहिता लगा। छुट्टी भी नहीं मिलता था सर, उसको बुखार रहता था, मेरे को बुखार रहता था, दवाई खिला खिला के उसको ले जाती थी। आज मैं कहाँ जाऊँ सर बताइए, आज मैं कहीं कुछ सोच भी नहीं सकती। मैं बहुत सोचती थी भगवान हम लोग के साथ अच्छा किया, आगे भी अच्छा होगा, यही सोच में अभी तक पॉजिटिविटी में हूँ सर। अगर कुछ भगवान करे नेगेटिव ना आए, किसी के साथ नेगेटिव ना हो, लेकिन मन में ये है कि आज जो मेंटली स्थिति है ना सर, वो हर एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है। इतना हर समय दिमागी परिस्थिति सही नहीं हो पाती है सर कि फिर से दूसरा हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे क्या नहीं। समय भाग्य किस्मत एक साथ नहीं देता है सर। इधर भाई साहब हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार पड़ौती है और मैं दुर्गोकंद ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। सर मेरा ये परेशानी है कि मेरे यहाँ पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब है सर। मैं जैसे तैसे करके 2-2 जगह ड्यूटी करके मैं बीएड किया हूँ सर। और जब मैं बीएड किया तब तक वो तो वैलिड था और हमने नोटिफिकेशन के आधार पे हमने एग्ज़ाम फाइट करके नौकरी लगा है सर। और मेरे यहाँ सर मैं छोटी बहन की शादी के लिए मैं लोन लेके बैठा हूँ सर। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ये लोन कैसे पटाऊँगा। यदि सरकार हमें नौकरी से निकाल देती तो मेरे लिए मैं रोड पे आ जाऊँगा सर। मेरे मम्मी पापा मेरे पे पूरा डिपेंड हैं और मैं मरने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सर। मैं और कुछ नहीं बोल सकता सर। मेरा नाम सूर्यकांत रावत है सर। मैं कांकेर अंतर्गत से आता हूँ सर। आपको भी पता होगा कि भारत विश्व गुरु है सर, है ना। और भारत की एक राज्य छत्तीसगढ़ में आज हमारे ही शिक्षक साथी है ना, उन्हीं गुरुओं के ऊपर आज उनके सेवा के ऊपर जो गाज लगा है सर, उनकी ही सेवा सुरक्षित नहीं है सर। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है सर। वर्तमान में हमारा जो सेवा है सर, उस पर बहुत ही राजनीतिकरण हो रहा है सर कि ये है वो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2018 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है सर, है ना, भाजपा के शासनकाल है सर। उन्हीं के कमेटी द्वारा जो शिक्षा विभाग द्वारा 2018 में गजट आया कि सहायक शिक्षक में बीएड डीएड दोनों एलिजिबल हैं सर। ठीक है, हम लोग उसी नोटिफिकेशन को देखें सर और नोटिफिकेशन देखने के बाद बीएड किए सर। ठीक है, और वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती हुआ उसमें भी हम लोग योग्य हैं सर। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट केस हुआ सर वो भी हम लोग चलो ठीक है, न्यायालय के भी सम्मान रखते हैं। ठीक है सर, लेकिन एक बार जो गजट आया वो तो भाजपा शासनकाल में आया सर। ठीक है, और जो 2 काउंसलिंग हुए सर, है ना, सहायक शिक्षक तृतीय और चतुर्थ, वो भी भाजपा के शासनकाल में ही आया सर। और ये है सर कि हमारे जो सरकार है सर, वो डबल इंजन की सरकार है सर। यदि न्यायपालिका से हम लोग का सेवा सुरक्षित नहीं होता तो विधायिका तो है सर, विधायिका एक और इंजन है, विधायिका से हमारा सेवा सुरक्षित किया जा सकता है सर। ओके सर, धन्यवाद सर। तो ये वो सभी सारे शिक्षक हैं, लगभग 3000 ऐसे शिक्षक हैं जो यहाँ पर तूता में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि समायोजन किया जाए, इनका जो नौकरी है उसे बचा लिया जाए। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर माताएं आई हुई हैं और यहाँ पर इतने ठंड में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें उन पर पूरा भरोसा है, वो कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे कि इनकी नौकरी बचाई जा सके।